Hello students, welcome back. So friends, welcome back to आज का सवाल series. In this video, we are going to practice past exam questions of the chapter 1 that is Introduction to Company Law. Let's see क्या है आज का पहला सवाल. So friends, पहला सवाल आपके सामने है. 3 companies incorporated with the same set of shareholders are treated as the same companies under the Companies Act 2013. Comment. क्या लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 3 कंपनीज है, राइट? तीनों कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेम है. लाइक फॉर एग्जांपल कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी. तीनों में जो शेयर होल्डर्स है वो कौन है? मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स वाई जेड. तीनों के अगर शेयर होल्डर्स सेम है तो क्या ये तीनों कंपनीज एक ही मानी जाएगी? तो आंसर इज नो. बच्चा लोग, एज यू नो, फीचर्स ऑफ कंपनी. कंपनी इज हैविंग अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी. 3 कंपनीज है मतलब तीनों कंपनीज का अपना खुद का अपना एग्जिस्टेंस है, राइट? सो देयरफॉर शेयर होल्डर्स का सेम होने से कंपनी सेम हो जाना इज नॉट पॉसिबल, राइट? जैसे आप लोग ने पढ़ा है पहले भी केस लॉ, वेरी वेल नोन केस लॉ, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वेयर वी सी दैट कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स आर डिफरेंट. कंपनी का अपना खुद का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है, तो ये 3 कंपनीज है तो तीनों का अपना अपना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, राइट? सो देयरफॉर अगर शेयर होल्डर सेम हो गए तो कंपनी भी सेम हो जाए, ऐसा नहीं है. सो यस, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर द मीनिंग ऑफ, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, एज आई टोल्ड यू, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट, परपेचुअल सक्सेशन. ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड दैट कंपनी इज डिफरेंट एंड द मेंबर्स आर डिफरेंट. तो हर एक कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है, राइट? सो दैट वे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी, ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्टेटमेंट सिर्फ दिया हुआ है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन इट. तो आप इसमें पहले क्या लिखेंगे? पहले आप इसमें लिखेंगे सिर्फ प्रोविजंस एंड देन यू विल राइट द कंक्लूजन. तो प्रोविजंस में हम क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है. एज आई टोल्ड यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपनी इन दिस, देन यू कैन राइट द फीचर्स जो हमें ये प्रूफ करे कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, करेक्ट? एंड देन यू विल फाइनली गिव द कंक्लूजन. यस, तो कंक्लूजन में अपन वही लिखेंगे कि एज पर द अबव प्रोविजंस, यस, एज द कंपनी इज हैविंग a separate legal entity having its own existence, 3 companies having the same set of shareholders will not be treated as same company. So that is the answer for your first आज का सवाल. आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अपना अगला सवाल क्या है? तो फ्रेंड्स अपना अगला सवाल is, you can see it is coming from June 2010 question paper which was asked for 5 marks. है क्वेश्चन पुराना लेकिन प्रैक्टिस के लिए मजेदार है. Let's see what it is. So you can see here, Rani is a wealthy lady enjoying large dividend and interest income, and she has formed 3 private companies and agreed with each of them to hold a block of investment as an agent for it. Yes, income received was credited in the accounts of the company, but the company has handed back the amount to her as a pretended loan. This way, she divided her income in 3 parts in a bid to reduce her tax liability. Discuss the legality of the purpose for which the companies were formed. Now friends, यहाँ पे ये situation जो आप देख रहे हो, अपने को concept याद आता है कौन सा वाला? Lifting of corporate will. Yes, आपको याद होगा फ्रेंड्स, as you know, कंपनी जो है वो तो artificial person है. Therefore, company needs a natural person to act on its behalf. कौन है वो natural person जो act करता है कंपनी के behalf पे? Yes, answer is directors. तो बच्चा लोग, directors कुछ भी act अगर करे, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आए, लॉस आए, बर्डन आए, कौन फेस करेगा? ऑब्वियसली कौन? कंपनी. बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से हुआ है? कंपनी के नाम से हुआ है, करेक्ट? क्योंकि डायरेक्टर तो वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर छुप के बैठे हैं, कॉर्पोरेट विल के अंदर छुप के बैठे हैं. कोई भी लॉस आएगा, कोई भी बर्डन आएगा, पेनल्टी आएगा, कौन फेस कर रहा है? कंपनी फेस कर रहा है कि नहीं? तो यार ऐसे तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का. याद है आपको? तो इसीलिए क्या लाया? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल. कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके कौन है वो डिफॉल्टिंग पार्टी, उसे पकड़ा जाए. तो फ्रेंड्स आप यहां पे भी देख रहे हो, ये रानी ने क्या किया है? इसने क्लियरली अपनी जो इनकम है उसको डिवाइड कर दिया है, राइट? इन्होंने 3 कंपनीज खोल दी अपनी इनकम को डिवाइड करने के लिए, राइट? ताकि इनको टैक्स लायबिलिटी में बेनिफिट मिल सके.
यस तो बच्चा लोग क्या लगता है आपको, कंपनीज को हमें इनकॉर्पोरेट करता रहना चाहिए, नई नई कंपनीज खोल दें जस्ट टू डिवाइड द इनकम? अगर मेरी आज एक कंपनी है जो 10 रुपए कमाती है, तो मैंने क्या कर दिया, और एक कंपनी खोल दी और मैंने ऐसे शो किया कि दिस कंपनी इज अर्निंग 5 रुपीज एंड अनदर कंपनी इज अर्निंग 5 रुपीज। सो 10 रुपए को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक कंपनी की इनकम 10 रुपए ना दिखे एंड अकॉर्डिंगली कम इनकम होने के कारण जो भी टैक्स में बेनिफिट मिल सके वो मैं एंजॉय कर पाऊं। तो बच्चा लोग मैंने जो ये दूसरी कंपनी खोली, क्यों खोली? क्या कोई नया बिजनेस करना था? नहीं, मेरा पर्पस, मेरा ऑब्जेक्ट था टैक्स का लायबिलिटी रिड्यूस करना। तो इसीलिए क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने वो जो दूसरी कंपनी खोली है उसका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है। यस, उसका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके देखा जाता है कि भाई कौन है वो पर्सन जिसने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। तो जब देखा तो इधर भी मैं था, उधर भी मैं था, तो क्लियरली पता चल गया अथॉरिटीज को कि कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर अनलॉफुल पर्पस। एंड यहां पे हमें वो एक केस लॉ भी याद आता है। यस, कौन सा वाला? दिनशो मानेकजी पेटेंट, आपको याद होगा, उन्होंने भी 4 कंपनीज इनकॉर्पोरेट की थी। यस, टू डिवाइड हिज इनकम एंड रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। सेम चीज यहां पे हुआ है। तो फ्रेंड्स इस सवाल में आप क्या एक्सप्लेन करोगे? पहले फर्स्ट थिंग इज, आपने देखा यहाँ पे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? तो इन दैट इसका फॉर्मेट अपन जो फॉलो करते हैं दैट इज यू फर्स्ट राइट प्रोविजंस, देन यू राइट केस लॉ, देन यू राइट फैक्ट्स एंड देन कंक्लूजन, राइट? तो आप प्रोविजंस में क्या लिखते हैं? प्रोविजंस में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो हमें हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, इस सिचुएशन को देख के जो फाइनल आंसर आ रहा है उसे प्रूव करने में हेल्प करे। Yes, your provisions should be strong enough to support your final answer, conclusion. Yes. So क्या लिखेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले you will have to explain what is lifting of corporate will. Yes, आपको इसमें समझाना पड़ेगा lifting of corporate will का meaning, who lifts the corporate will, when, in which circumstances, everything. Then you will write case law में, as I told you, सर दिनशो मानेकजी पीड़ित का आप case law यहाँ पे लिख सकते हैं, correct? फिर आप लिखेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स में हम क्या लिखते हैं? फैक्ट्स में यू जस्ट हैव टू राइट द गिवन सिचुएशन। जो आप कहां से लेंगे? क्वेश्चन जो दिया है उसी में से आप वो सिचुएशन कॉपी करते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड देन कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में इट्स वेरी क्लियर हाउ टू स्टार्ट द कंक्लूजन, दैट इज एज पर द अबव प्रोविजंस एंड द गिवन केस लॉ, रानी हैज इनकॉर्पोरेटेड द कंपनीज टू डिवाइड हर इनकम and take advantage in the tax liability. Therefore, corporate will shall be lifted and she shall be punished accordingly. तो हम लोग डिफॉल्टिंग पार्टी को डिटरमाइन करने के लिए corporate will को लिफ्ट करते हैं, so that you can write here. I hope ये सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया, राइट? आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, yes, you can see next सवाल is the privilege of limited liability for business debts is one of the principal advantages of doing business under the corporate form of organization with some exceptions. See, this question was asked in December 21 exam for 5 marks. बच्चा लोग आप देख रहे हो, कोई भी पर्सन क्या करता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बारे में सोच लेता है। क्यों? अरे बिकॉज वहां पे हमें एडवांटेज मिलता है लिमिटेड लायबिलिटी का। अगर आज मैं एक दुकान खोल लूंगा, अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो लॉस कौन बेयर करेगा? मैं खुद। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करूंगा, अगर लॉस हो जाएगा तो कौन लायबिलिटी बेयर करेगा? मैं खुद, बिकॉज एज यू नो पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट इफ यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, सो वहां पे आपको फीचर मिल जाता है लिमिटेड लायबिलिटी का, करेक्ट? सो वही यहाँ पे बोला है, द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर बिजनेस डेट्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, ये एक एडवांटेज है धंधा करने का इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, विद सम एक्सेप्शंस। यस फ्रेंड्स, एज यू नो इसके 6 एक्सेप्शंस है। लिमिटेड लायबिलिटी जो फीचर है हमारा कंपनी के लिए, उसके 6 एक्सेप्शंस है। यस, सबसे पहला एक्सेप्शन, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी रिड्यूसेस बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे आपको पता है प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 2 पर्सन्स, पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 7 पर्सन्स। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स गिर जाते हैं बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट, लाइक बिलो 7, बिलो 2, अगर इतने हो जाते हैं तो इन दैट केस क्या होगा? तो बच्चा लोग, इन सच केस आपके कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स है
वो बिलो रिक्विजिट हो गए हैं, एंड अदर मेंबर्स अगर कंपनी चलाते हैं फॉर मोर देन 6 months, if they run the business, if they run the company for more than 6 months with that less number of members, क्योंकि लॉ बोलता है मिनिमम इतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए, तो अगर लेस देन, समझ रहे हो आप, लेस देन मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंबर्स अगर आपकी कंपनी में है एंड अदर मेंबर्स आर रनिंग द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, इन सच केस वो 6 महीने के बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसकी लायबिलिटी मेंबर्स के ऊपर, रिमेनिंग मेंबर्स के ऊपर क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी. यस, तो ये एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स लिमिटेड लायबिलिटी का, राइट. देन फ्रेंड्स आपका ये जो सेकंड एक्सेप्शन है वो क्या है, दैट इज सेइंग दैट कि भाई अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपने गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी इनकॉर्पोरेट की, आपने गलत रिप्रेजेंटेशन किया, यू हैव डन सप्रेशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स. यस, आपने जो सप्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग द मटेरियल फैक्ट्स, आपने फैक्ट्स को छुपा के यस कंपनी इनकॉर्पोरेट की, तो बच्चा लोग ये भी एब्सोल्युटली क्या है, गलत है. फिर आपने फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, तो ये भी गलत बात है. सो फ्रेंड्स इन सच सिचुएशन एनसीएलटी क्या करेगा, ऑन एप्लीकेशन, मतलब जब एनसीएलटी के पास इस बात की एप्लीकेशन जाती है तो यस एनसीएलटी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा एंड देन ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आपने कंपनी इस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की है, तो इन सच केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी शैल बी अनलिमिटेड. तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड एक्सेप्शन. याद आ रहा है आपको, फर्स्ट एक्सेप्शन किस बारे में था, नंबर ऑफ मेंबर फॉल्स बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट. सेकेंड एक्सेप्शन जो है वो किस बारे में है, सेकेंड एक्सेप्शन यू कैन सी दैट इज रिगार्डिंग यस कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट की गलत इंफॉर्मेशन देकर, ठीक है. उसके बाद यू कैन सी द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 339. यस, व्हाट इज दैट, तो बच्चा लोग यहां पे बोला गया है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, इफ इट अपीयर्स दैट द बिजनेस ऑफ कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन, कंपनी का बिजनेस जो है वो आपने कैरी ऑन किया है फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस. यस, दैट इज आपका इंटेंशन क्या था, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी. आप देख रहे हो वाइंड अप हो रहा है, क्रेडिटर्स को अपना पैसा मिलेगा, तो आपने क्या किया था, कंपनी का बिजनेस जो है वो उनको डिफ्रॉड करने के लिए कंडक्ट किया है, राइट. देन यस, इन दैट केस अगेन एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी विल डिक्लेयर दैट जो भी पर्सन ने नोइंगली ये काम किया है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर ऑल द अमाउंट यस विच इज पेएबल बाय द कंपनी. सो ये बन जाएगा आपका एक्सेप्शन नंबर 3. एक्सेप्शन नंबर 4 इज जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है, आपको पता है कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है टू रेज मनी, तो जब भी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है अगेन विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स, आप एप्लीकेंट्स को डिफ्रॉड करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हो लेकिन आपका इंटेंशन फ्रॉड करना है, तो बच्चा लोग इन दैट केस ऑल्सो आपका लायबिलिटी जो है वो यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा. आपका मतलब किसका, बच्चा लोग ऑल द डायरेक्टर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन इशू, उनका लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा. देन फ्रेंड्स आपका एक्सेप्शन नंबर 5 जो है दैट इज अगर कंपनी ने जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है, आपको याद है सेक्शन 75 याद आ रहा है, डिपॉजिट्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, राइट, लेकिन कंपनी ने डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं किया टाइम से, और पार्ट देयर ऑफ या फिर कुछ पार्ट रीपे नहीं किया या फिर उसका इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, एंड ये बात प्रूव हो जाती है कि कंपनी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया था डिफ्रॉड करने के लिए, डिपॉजिटर्स को टोपी पहनाने के लिए, पैसा उनको चुकाने का कोई इरादा नहीं था, तो बच्चा लोग वहां पे भी यस एवरी पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ कंपनी, जिसको ये बात पता थी उस टाइम पर, यस ही वाज रिस्पॉन्सिबल, तो बच्चा लोग इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी विल बी अगेन अनलिमिटेड. यस, जो भी कंपनी का उस टाइम पे ऑफिसर था, रिस्पॉन्सिबल था डिपॉजिट्स को लेकर, उसका लायबिलिटी वहां पे अनलिमिटेड हो जाएगा. यस, अप टू व्हाट अमाउंट, obviously for the amount that is for the loss which is payable to the depositors, that is your investors. So ये बन जाएगा आपका exception, right? After that, what is your next point? Next point कहता है friends, that is your last point, point number 6. That is the report made by inspector. Yes, that is the authority. Authority ने जो report बनाई है उसमें लिखा है कि fraud has taken place in the company. कंपनी में fraud हुआ है
एंड उस फ्रॉड के कारण कंपनी के डायरेक्टर्स, KMPs, अदर ऑफिसर्स, इनको कुछ बेनिफिट मिला है, उनको कुछ एडवांटेज मिला है। समझ में आ रही बात? तो इन दैट केस अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल, दैट इज NCLT, एंड NCLT विल पास द एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एंड सच डायरेक्टर्स, KMPs, ऑफिसर्स जिनको वो बेनिफिट मिला है, उनकी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। यस, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स आपको? तो ऐसा क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फीचर, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। करेक्ट? यस, लेट्स गो फर्दर फ्रेंड्स। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट यू कैन सी, नेक्स्ट सवाल आ रहा है फ्रॉम जून 22 क्वेश्चन पेपर, आस्क्स फॉर 3 मार्क्स। यहां पे बोला है अ कंपनी दो अ लीगल पर्सन इज नॉट अ सिटीजन। यस बच्चा लोग, हम लोग जब कंपनी का डेफिनेशन करते हैं, राइट, तभी हम लोग पढ़ते हैं कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये सब अपन पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सब कुछ। उसके बाद अगर हमारे दिमाग में सवाल आता है, चलो बताइए क्या कंपनी का, इस कंपनी या पर्सन, पहले ये बताइए, चलो क्या कंपनी एक पर्सन है? तो अपने को क्या जवाब मिलता है? आंसर इज यस, कंपनी इज अ पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, बट कंपनी पर्सन तो है। यस फिर मुझे बताइए कि क्या कंपनी के पास नेशनैलिटी होती है? तो आंसर इज यस, कंपनीज हैव नेशनैलिटी। वो किस चीज पे डिपेंड करता है नेशनैलिटी फ्रेंड्स? So the nationality of the company depends on the place of its incorporation. Yes. तो बच्चा लोग in that case कंपनी अगर इंडिया में incorporated है, registered है, तो that company will be having Indian nationality. Correct? तो वैसे similarly if question आता है क्या कंपनी एक citizen है, तो आंसर is no. Because as per Constitution of India, as per Citizenship Act, वहां पर जो सिटीजन का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन। सो देयरफॉर आपको पता है कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं, इसीलिए कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है। सो दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। 3 मार्क के लिए आया था। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, राइट, मतलब इट इज टेकन वेरी लाइटली, मतलब ये चैप्टर में क्या है पढ़ने को। तो फ्रेंड्स भले ही कुछ हो ना हो, आप देख रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहा है, एंड वो आपको बहुत सारे मार्क्स दे रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स डोंट लीव एनी चैप्टर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग विद द न्यू चैप्टर। कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चैप्टर अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज मेंबरशिप। यस, दैट इज मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। बच्चा लोग इस चैप्टर में से काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेंबरशिप, कंपनी की मेंबरशिप के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो पहला सवाल जो है दैट इज टेकन फ्रॉम जून 2017 क्वेश्चन पेपर विच वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। क्या सवाल है? पहला सवाल है फ्रेंड्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज LLP कैन बिकम अ मेंबर इन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कमेंट। तो क्या LLP कंपनी का मेंबर बन सकता है? यही अपना सवाल है। तो फ्रेंड्स पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये मेंबर जो है, यस, कंपनी का मेंबर का डेफिनेशन कहां पे दिया हुआ है? सो एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 55, राइट, एंड उसमें आपने देखा था कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंबरशिप में भाई हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स ये जो एलिजिबिलिटी है कंपनी का मेंबर बनने की वो क्या है? तो बहुत सिंपल है कि देखो फ्रेंड्स, आप जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो आप कंपनी का मेंबर बनने के लिए भी कॉम्पिटेंट है। कम ऑन वंस अगेन, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी? द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है? तो आपको याद होगा फर्स्ट पॉइंट इज माइनर इज नॉट एलिजिबल, सेकंड वाज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड तीसरा था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाज एलियन एनिमी, करेक्ट, देन अपन देखते हैं इंसॉल्वेंट, देन कॉन्विक्ट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, यस, इफ एक्टिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA, एंड फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ। ये सब लोग जो है मैंने अभी आपको बताया
ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल तो नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी को अप्लाई करके इफ वी सी LLP, कम ऑन, क्या लगता है क्या LLP कंपनी का मेंबर बन सकता है? तो उसके लिए पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि क्या LLP कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स आंसर इज यस। एज यू नो LLP क्या है? कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप का प्लस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का, राइट। सो एज LLP इज हैविंग फीचर्स लाइक अ कंपनी, corporate structure, therefore LLP can enter into a contract also, means LLP is having contractual capacity. So as LLP is having contractual capacity, contract करने के लिए eligible है, इसीलिए वो कंपनी का मेंबर बनने के लिए भी eligible है। So friends आपको यही यहाँ पे explain करना होगा। सबसे पहले member का मतलब क्या होता है, फिर who can become the member of company, correct, and then आपको आंसर देना होगा, LLP के बारे में explain करना होगा, and then give your conclusion कि as LLP is having a contractual capacity, therefore LLP can become the member of company. Simple thing, समझ में आ गई सबको बात? चलो चलते हैं अगले सवाल पे। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है that is yes taken from December 2019 question paper which was asked for 5 marks. क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है राम सिंह is a shareholder of Alexandra India Limited. Board of directors of company are of the view that the conduct of Ram Singh has been detrimental to the interest of company. Further, the board also noted that the Ram Singh is a director in a company who is competitor company of Alexandra India Limited. The AOA of company permits the expulsion of member. The board unanimously decided to expel Ram Singh from the company. Discuss the relevant provisions of Companies Act 2013 in this regard. If Ram Singh files a case against the board, whether he will win the case. तो friends, what is the answer? देखो ये situation जो है इसमें आप देख रहे हो, इसमें अपन बात करें regarding expulsion of a member. तो क्या कंपनी किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकती है, मतलब निकाल सकती है? तो फ्रेंड्स आंसर इज, इन जनरल आंसर इज नो। कंपनी किसी भी मेंबर को एक्सपेल नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है कि एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर इज इलीगल एंड देयरफॉर इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, वो इलीगल है। लेकिन सर व्हाट इफ अगर कंपनी का ही AOA अलाउ करे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का कोई भी मेंबर है उसको एक्सपेल कर सकते हैं। इफ AOA अलाउज, इफ MOA या AOA अलाउ करे एक्सपल्शन तो फ्रेंड्स इन दैट केस ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट जो है वो MOA और AOA को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। यस मतलब वो जो क्लॉज लिखा होगा AOA में MOA में वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मतलब कंक्लूजन इज अगेन द सेम, एक्सपल्शन इज नॉट अलाउड। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि सर एक्सपल्शन इज नॉट अलाउड, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन दिया है इसमें तो लिखा है कि वो जो राम सिंह है he has been detrimental to the interest of company, मतलब वो कंपनी के लिए क्या है, detrimental है, हार्मफुल है, कंपनी के अच्छे के लिए काम नहीं कर रहा है, हार्मफुल है। तो फिर सर तो भी नहीं निकालने का, तो भी एक्सपेल नहीं करने का, मतलब वो जो हार्म करे वो हार्म सहते रहने का। तो फ्रेंड्स आंसर ऐसा नहीं है, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस। कंपनीज एक्ट ने ये तो बोला है कि आप एक्सपेल नहीं कर सकते किसी मेंबर को, लेकिन कंपनी अगर किसी मेंबर को निकालना चाहती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तो इन दैट केस कंपनी शाल अप्रोच टू NCLT। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, NCLT को अप्रोच करना पड़ेगा, यस अप्लाई करना पड़ेगा कि देखो भाई इस तरीके से ये हार्मफुल है हमारे कंपनी के लिए, ये भाई ये तो सरदर्द है, इसको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा। So in that case, NCLT can pass the order of expulsion, but not the company or board of company. समझ में आ रही है बात? Yes. तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बोर्ड डिसाइडेड टू एक्सपेल राम सिंह फ्रॉम द कंपनी। तो क्या लगता है आपको, क्या बोर्ड किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकता है? तो आंसर इज नो। सो द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर राम सिंह केस फाइल करता है अगेंस्ट द बोर्ड तो क्या वो केस जीतेगा? तो आंसर इज हाँ, वो केस जीतेगा बिकॉज एक्सपल्शन इज इलीगल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी फ्रेंड्स। यस, चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। सो फ्रेंड्स अगला सवाल है यस ये। तो फ्रेंड्स अगला सवाल जो है वो है तो पुराने पेपर से, लेकिन बहुत काम का है प्रैक्टिस के लिए।
क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन इज मोहन अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स इन अ कंपनी बट नो अलॉटमेंट वाज मेड टू हिम. Subsequently, 4,000 shares were transferred to him without his request, and his name was entered in the register of members. Mohan knew it but took no step for rectification of ROM. Correct? Then, subsequently, company went into liquidation and he was held liable as a contributory. Now, Mohan wants to apply the court for rectification of register of members. Can he do so? Explain. तो फ्रेंड्स यहां पर जो आप सिचुएशन देख रहे हो दैट इज रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ROM, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. यस, कंपनी रजिस्टर मेंटेन करता है मेंबर्स का अंडर सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये हमने मेंबरशिप चैप्टर में पढ़ा है. करेक्ट? तो फ्रेंड्स क्या वो मेंबर रेक्टिफाई हो सकता है? तो आंसर इज यस, वो रेक्टिफाई तो हो सकता है. कैसे और कब? तो फ्रेंड्स यू कैन अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ROM अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. पॉइंट नंबर 1, जब कंपनी आपका नाम गलती से रजिस्टर में एंटर कर दे. दूसरा, जब कंपनी आपका नाम गलती से रजिस्टर से निकाल दे, दैट इज विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज योर नेम इज ओमिटेड फ्रॉम द रजिस्टर. एंड तीसरा, अननेसेसरी डिले in adding the name of a member in ROM. समझ में आ रही है बात? यस. तो ये 3 सिचुएशंस जो है, आपका नाम गलती से ऐड कर दिया, आपका नाम गलती से निकाल दिया, या फिर आपका नाम ऐड करने में अननेसेसरी डिले किया कंपनी ने. समझ आ रही है बात? तो फ्रेंड्स इन सच केस यस, आप क्या कर सकते हो? यू कैन अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ROM. तो फ्रेंड्स यहां पे जो आप देख रहे हो सिचुएशन, यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है. यहां पे क्या हो गया पता है फ्रेंड्स? ये जो मोहन है, यस, इसने रेक्टिफिकेशन ऑफ ROM के लिए अप्लाई नहीं किया. समझ में आ रही है बात? यस. तो फ्रेंड्स अब क्या होगा? आई टेल यू. देखो फ्रेंड्स, यहां पे ये जो मोहन है उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको शेयर्स जो है वो क्या नहीं हुए? अलॉट नहीं हुए. एंड बाद में शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दिए बिना उसके रिक्वेस्ट के. उसको पता था लेकिन वो चुप था. तो फ्रेंड्स आपको पता है इन सच केस एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है, दैट इज member of company by estoppel. Yes, what is this? This is one of the mode of becoming the member of company. Yes, मतलब अगर आपका नाम कंपनी ने गलती से ROM में एंटर कर दिया है, ठीक है, अगर आपका नाम ROM में गलती से एंटर कर दिया है, एंड इन दैट केस ये बात आपको पता है, एंड आप फिर भी चुप रहते हो, यू हैव टेकन नो स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. आपने कोई भी स्टेप लिया रेक्टिफिकेशन के लिए? तो आंसर इज नो. आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया, आप चुप थे, दैट मींस यू हैव नो ऑब्जेक्शन विद व्हाटएवर कंपनी हैज डन. कंपनी ने आपका नाम ऐड किया, आप चुप हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब क्या होगा? अब आप माने जाओगे एज मेंबर बाय एस्टोपल. मींस आप नाउ यू विल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी बाय एस्टोपल, दैट इज बाय योर बिहेवियर, बाय द एक्ट ऑफ पार्टी. समझ में आ रही है बात? यस. तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ है. क्या करना चाहिए था मोहन को? मोहन शुड हैव अप्लाइड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला कि रेक्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपका नाम गलती से ऐड हो गया है तो इसे अप्लाई करना चाहिए था. इसने अप्लाई किया नहीं किया, तो अब ये क्या माना जाएगा? नाउ दिस पर्सन मोहन विल बी कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ कंपनी बाय एस्टोपल, एंड देयरफॉर क्या अब ये लायबल रहेगा? तो आंसर इज हाँ, ये लायबल रहेगा. एंड अब मोहन वांट्स टू अप्लाई टू कोर्ट फॉर रेक्टिफिकेशन, तो ऐसा अब ये नहीं हो सकता. अब तो ये बन चुका है मेंबर बाय एस्टोपल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. यहां पे ही वाज हेल्ड लायबल, एंड अब वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा, दैट इज नॉट डन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. यस. अदरवाइज इन जनरल कैन यू अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन? तो आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन. वेयर यू कैन अप्लाई? तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ये पावर किसको दिया है? NCLT को दिया है, राइट. एंड दूसरा पावर दिया है कंपिटेंट कोर्ट आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया जो भी एलिजिबल कोर्ट होगी वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो. यस, यू कैन अपील ओवर देयर, एंड देन आपका जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो ऑर्डर पास करके सॉल्व हो जाएगा, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. यस. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट सवाल जो है वो कह रहा है that is a member of company incorporated becomes insolvent.
यस, कंपनी का एक मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया. ही क्लेम्ड राइट टू वोट and receive dividend from the company. Referring to the provisions of Companies Act 2013, discuss whether his claim is valid. तो बच्चा लोग आंसर क्या है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा लोग क्या, एक इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी का एज अ मेंबर कंटिन्यू कर सकता है. तो फिर एक बार आई विल से दैट कम ऑन, हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी? तो आंसर इज अगेन पर्सन हु इज competent to contract. Person who is competent to contract is eligible to become the member of company. बात समझ में आ गई? Yes, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही. तो मुझे बताइए क्या एक इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो आंसर इज नो. तो कैन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ कंपनी? तो आंसर इज नो. इंसॉल्वेंट पर्सन अब जाके अगर अप्लाई करेगा तो वो मेंबर एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपनी का पहले से मेंबर हूं एंड अब अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं अगर टाटा मोटर्स का मेंबर हूं तो अब मेरा नाम टाटा मोटर्स के आरओएम में लिखा हुआ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, मैं पहले से मेंबर था एंड अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे पास जो शेयर्स थे टाटा मोटर्स के, उन शेयर्स का मैं क्या करूं? फेंक दूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. सुनो, आप अभी भी मेंबर माने जाओगे भले आप इंसॉल्वेंट हो गए हो. सी, इंसॉल्वेंट पर्सन नया मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. ठीक है, लेकिन आप अगर कंपनी के मेंबर हो एंड बाद में अगर आप क्या हो जाते हो? इंसॉल्वेंट हो जाते हो. अगर आप क्या हो जाते हो? इंसॉल्वेंट हो जाते हो बाद में, तो आपका पास जो शेयर्स था, आपका जब तक नाम आरओएम में रहेगा तब तक यू कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर. यू कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर, नथिंग टू वरी. आप मेंबर माने जाओगे. हाँ, लेकिन जो आपके जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो गए, मतलब आपको जो शेयर्स है, मैंने आपको बोला यू कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर, राइट? तो आपके पास जो बेनिफिट्स आने वाले होंगे, डिविडेंड एंड ऑल, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब चले जाएगा ऑफिशियल रिसीवर के पास, असाइनी के पास. आपके पास ये बेनिफिट्स नहीं रहेंगे. समझ में आ रही है बात? भले ही आप इंसॉल्वेंट हो गए, जब तक आपका नाम आरओएम में है तब तक आप मेंबर हो. गेटिंग द पॉइंट? यस, लेकिन डिविडेंड विल बी गिवन टू द ऑफिशियल रिसीवर, असाइनी, उसके पास चला जाएगा. बट सर व्हाट अबाउट राइट टू वोट? तो आंसर इज इंसॉल्वेंट मेंबर जो है उसका राइट टू वोट रहेगा एज इट इज. बिकॉज किसके पास होते हैं वोटिंग राइट्स? कंपनी के मेंबर्स के पास होते हैं वोटिंग राइट्स. देयरफॉर राइट टू वोट रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. तो उसका ये जो क्लेम है राइट टू वोट का, दैट इज वैलिड. बट उसका ये जो क्लेम है डिविडेंड रिसीव करने का, दैट इज नॉट वैलिड. आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी. तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी का पॉइंट, उसमें जो इंसॉल्वेंट का पार्ट है, इंसॉल्वेंट पर्सन का जो पार्ट है, वो आप एक्सप्लेन करोगे. देन कंक्लूजन में यू आर गोइंग टू राइट कि वो मेंबर तो रहेगा जब तक उसका नाम आरओएम में है. He will be having voting rights also, but the beneficial interest will be given to the official receiver or assignee. Clear everybody? Yes. Let's go further. So friends, I hope this is clear to all. क्या चल रहा है, कैसे रिविजन हो रहा है. आगे जून 22 का क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है examine with references to the provisions of Companies Act 2013 whether any of the following persons can become the member of company. Yes, engaged in the business of producing steel products. इनमें से कौन कौन मेंबर बन सकता है आपको बताना है. ठीक है, तो पाउनी, पार्टनरशिप फर्म एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. कम ऑन, लेट्स सी इनमें से कौन मेंबर बन सकता है, अपने को बताना है. तो फ्रेंड्स पहला जो पॉइंट है आप देख रहे हो वो कौन है? पाउनी. अब ये पाउनी कौन होता है? फ्रेंड्स आपने सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. यस, प्लेज क्या होता है? गिरवी रखना. जब भी हम एक मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उस गिरवी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज नहीं बोलते, प्लेज बोलते हैं. मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेज बोलते हैं, राइट? तो अगर मैंने गोल्ड गिरवी रखा, समझो बैंक के पास, समझ रहे हैं, तो ये प्लेज का अग्रीमेंट हो गया. यस, तो उसमें मैं क्या माना जाऊंगा? प्लेजर, वो बैंक ऑन प्लेजी. वैसे ही इनका दूसरा जो नाम है वो क्या है? पाउनर एंड पाउनी. पाउनर एंड पाउनी. ओके, तो उसी पाउनी की बात यहाँ पे हो रही है. लेकिन मैं यहाँ पे गोल्ड के बदले कुछ और नाम लूंगा. यस, समझो अगर मैंने बैंक से लोन लिया एंड मैंने बैंक को कुछ गिरवी रखने के लिए बैंक मुझे बोल रहा है, तो मैंने क्या कर दिए? मैंने जो शेयर्स थे मेरे पास टाटा मोटर्स के, मैंने वो गिरवी रख दिए. यस, तो अब क्या मैंने कोई चीज गिरवी रखी है? यस, आपको पता होगा शेयर इज ऑल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी, गुड्स, वो कौन होता है?
पाउनर, तो मैं पाउनर, एंड जिसको ट्रांसफर किया वो पाउनी। तो मैंने बैंक को टाटा मोटर्स के जो मेरे शेयर्स थे, मैं टाटा मोटर्स का मेंबर हूं, मैंने वो शेयर्स जो ट्रांसफर कर दिए बैंक को, वो कौन है? पाउनी है। सो जस्ट बिकॉज आई हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स टू बैंक, तो क्या वो पाउनी अब कंपनी का मेंबर माना जाएगा? तो आंसर इज नो, बिग नो। क्यों? आई हैव जस्ट ट्रांसफर्ड माई शेयर्स, लेकिन अभी भी टाटा मोटर्स के आरओएम में नाम तो मेरा ही है। समझ में आ रही बात? टाटा मोटर्स के आरओएम में नाम तो मेरा ही है, मैंने भले ही शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, किसको? बैंक को, पाउनी को, लेकिन जब तक मेरा नाम रहेगा आरओएम में, तब तक मैं ही कंपनी का मेंबर माना जाऊंगा, बिकॉज पाउनी के पास हम कोई अनकंडीशनल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। सो कंक्लूजन इज, पाउनी जो है वो मेंबर कंपनी का नहीं माना जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म। कम ऑन नाउ फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं कि हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी, यस, तो इन सच केस कैन पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी? तो जवाब कैसे मिलेगा? तो अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है, तो यू शुड बी अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यू शुड बी अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या लगता है आपको, क्या एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है? तो आंसर इज नो, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, करेक्ट? तो इसीलिए वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात? हाँ, हाउएवर पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज एनपीओ, कंपनी हैविंग चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? सो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको जवाब दे दिए पाउनी के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तीसरा जो है, दैट इज अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। व्हाट इज दैट? अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। देखो, कैन ट्रेड यूनियन बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी? तो आंसर इज the trade union which is registered under Trade Union Act 1926 can become a member of company. I repeat, trade union which is registered under Trade Union Act 1926 can become a member of company. तो मैंने क्लियरली बोला है ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है? अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, तो इसलिए वो तो मेंबर नहीं बन सकता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो प्लीज बच्चा लोग, आज की सीरीज, ये जो है आज का सवाल, ये के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, लिख कर देखिए, प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, ऑल द बेस्ट। बहुत सारे वीडियोस और आ रहे हैं फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे सवाल जो दिया है, दैट इज टेकन फ्रॉम जून 2019 क्वेश्चन पेपर फॉर 5 मार्क्स। So with reference to the provisions of Companies Act 2013 and the rules framed thereunder, state the disqualification for a debenture trustee. Explain whether the following person can be appointed as a debenture trustee. Now see friends, जब भी हम लोग debentures की बात करते हैं तो हमें याद आता है सेक्शन नंबर 71, राइट? एंड यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है, दैट इज रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। मतलब हमें याद क्या आएगा? और रूल 18, यस, ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। ना फ्रेंड्स, आपको पता है डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। वो क्या करेगा? वो डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, कंपनी को बार बार बताएगा कि भाई इनको, इनका इंटरेस्ट जो है वो बाकी है वो पे कर दो, इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे कर दो। तो बेसिकली फाइट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, राइट? एंड फ्रेंड्स, ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है, बहुत ही काम की ये अपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, राइट? तो जरा बात बताइए फ्रेंड्स, ये पर्सन कंपनी के खिलाफ कब बोलेगा? ये पर्सन डिबेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कब करेगा? ये कंपनी के खिलाफ कब आवाज उठाएगा कि भाई इंटरेस्ट पे करो डिबेंचर होल्डर्स को? कब करेगा ऐसा ये? ऑब्वियसली व्हेन ही हिमसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मतलब जब इसका कंपनी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होगा, तभी ये ऐसा बिहेव कर पाएगा, राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? डिस्क्वालिफिकेशंस करने होते हैं डिबेंचर ट्रस्टी के। लेट्स सी व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो फ्रेंड्स, इसके जो पॉइंट्स है, दैट इज फ्रॉम ए टू जी दिए हुए हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, इसके जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो कहते हैं कि अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी इफ ही बेनिफिशियली होल्ड्स द शेयर्स इन द कंपनी।
मतलब अगर ये खुद पर्सन शेयर्स होल्ड करेगा बेनिफिशियली, यस एज अ बेनिफिशियल ओनर, तो फिर ये पर्सन जो है वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता, करेक्ट। उसके बाद अगर ये बंदा खुद कंपनी का प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, या कोई भी दूसरा ऑफिसर है, या एम्प्लॉई ऑफ कंपनी है, या फिर कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अगर इसमें से ये कुछ भी है तो फिर ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। देन इफ ही इज beneficially entitled to the money which is paid by the company other than his remuneration, मतलब अगर इसको कंपनी से कोई दूसरी तरीके से पैसा रिसीव होता है अदर देन हिज सैलरी, तो फिर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, अगेन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बिकॉज इसका कंपनी के साथ में कुछ फाइनेंशियली कनेक्शन है, सो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगेन, राइट। उसके बाद बोला है फ्रेंड्स इफ ही इंडेक्टेड टू द कंपनी, या फिर कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, या फिर सब्सिडरी कंपनी ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी, अगर ये इंडेक्टेड करेगा तो भी क्या हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद इफ दिस पर्सन हैज गिवन एनी गारंटी, यस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट सिक्योर्ड बाय द डिबेंचर्स और इंटरेस्ट, अगर ये पर्सन गारंटर बन के बैठा है डेट के लिए तो भी ये इंटरेस्टेड पार्टी कंसिडर होता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट कहता है इफ ही इज हैविंग pecuniary relationship, yes, if he is having pecuniary relationship beyond the given limits during the preceding 2 financial years or current financial year, तो भी ये disqualified है। and lastly अगर ये बंदा relative है किसका, कंपनी के प्रमोटर का, कंपनी के कोई भी ऐसा एम्प्लॉय who is a director, who is a KMP, तो भी वो disqualified है to become debenture trustee, because अगर ये पर्सन इसमें से कुछ भी पोस्ट होल्ड करता है तो that means he is a interested party, and in that case वो अनबायस्ड बिहेव नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं कर पाएगा, गॉट इट। तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी के पॉइंट्स थे। नाउ वी कम टू द मेन क्वेश्चन कि भाई ये फॉलोइंग पर्संस जो इधर पूछे हैं क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं या नहीं। तो फर्स्ट वन इज अ रिलेटिव ऑफ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो क्या लगता है आपको, क्या होल टाइम डायरेक्टर का रिलेटिव बन सकता है डिबेंचर ट्रस्टी? तो आंसर इज बिग नो। अभी अभी जब मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशंस करवा रहा था उसका लास्ट पॉइंट यही था। क्या था लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स? रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर और केएमपी डिस्क्वालीफाइड होता है। सो देयरफॉर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, तो ये तो नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा इज अ शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट। शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा शेयर होल्डर जिसका कंपनी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ही इज नॉट गेटिंग एनी राइट्स, डिविडेंड, ऐसा कुछ भी, तो बन सकता है। तो बच्चा लोग आंसर इज यस, तो बन सकता है। क्योंकि आपने देखा डिस्क्वालिफिकेशंस में फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कराया था वो क्या था? ही इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही बेनिफिशियली होल्ड द शेयर्स इन द कंपनी। तो यहां पे तो जो पूछा गया ये क्या है? शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तो फिर वो बन सकता है, करेक्ट। सो व्हेन यू राइट द आंसर, आप प्रोविजंस में पहले डिस्क्वालिफिकेशंस लिख दो, फिर कंक्लूजन में पॉइंट 1 एंड राइट द आंसर वेदर रिलेटिव बन सकता है या नहीं, एंड देन पॉइंट 2 राइट अ शेयर होल्डर हु हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, वो बन सकता है या नहीं डिबेंचर ट्रस्टी। सो दिस वे यू कैन आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन, एक तो जून 18 में आया था और दिसंबर 21 में आया था, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या लिखा है? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फ्रेंड्स व्हाट डू यू थिंक, क्या प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है? तो आंसर इज यस, लेकिन किससे? कैन प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स? तो आंसर इज यस, मेंबर से तो एक्सेप्ट कर ही सकती है। कैन अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक? तो आंसर इज नो। गेटिंग द पॉइंट? तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने मेंबर से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कितना एक्सेप्ट कर सकता है प्राइवेट कंपनी? तो आंसर इज प्राइवेट कंपनी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, जो अमाउंट एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज मैक्सिमम इज 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनी का ये तीनों चीज को ऐड कर दो, उसका 100% दैट इज द अमाउंट, उतना एक्सेप्ट कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। एंड यस, फ्रॉम मेंबर्स इट इज अलाउड। एंड आपको पता है फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, 4 ऐसे प्राइवेट कंपनीज है जिनको वो जो लिमिट मैंने आपको बोली 100% वो अप्लाई नहीं होती है। एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज स्टार्टअप कंपनी फॉर 10 years दे एंजॉय रिलैक्सेशन इन दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड।
सो ऐसे और 3 है, तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, आई मीन टू से, करेक्ट। सो यस, यू कैन राइट हियर प्राइवेट कंपनी जो है वो किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, कितना, एंड देन यू कैन राइट द एक्सेप्शंस। देन आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी incorporated under Companies Act 2013 may issue debentures to any number of persons and can accept deposits from the public। क्या लगता है आपको, क्या एक प्राइवेट कंपनी, देखो यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बात हो रही है, एक तो प्राइवेट कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स टू एनी नंबर ऑफ पर्संस, एंड दूसरा प्राइवेट कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये 2 चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पहले चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर इशू कर सकता है टू एनी नंबर ऑफ पर्संस। तो बच्चा लोग आंसर इज नो, एनी नंबर ऑफ पर्संस तो नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा लोग प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 42 यस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वहां पे क्लियरली बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट, यस प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट मनी एंड इशू डिबेंचर्स टू मैक्सिमम 200 पर्संस एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी जिनको ये इशू हुआ है अंडर ESOPs। यस, तो इन 2 को छोड़ के 200 का लिमिट है अंडर सेक्शन 42। दिस वाज आंसर फॉर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कैन प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, तो आंसर इज बिग नो, प्राइवेट कंपनी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ये अंडर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 ये अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से ही एक्सेप्ट कर सकता है, राइट, पब्लिक से नहीं कर सकता। सो दैट इज द पॉइंट, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कमिंग फ्रॉम जून 18 which was asked for 4 marks। Very nice and interesting question। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, फन एंड फ्लोरिक लिमिटेड has received 5 lakh rupees from the promoter as an unsecured loan in pursuance to the stipulation of the credit facilities from bank। Can company accept unsecured loan? What would be your answer if the company has repaid in full amount of the credit facility and after such repayment company continues this unsecured loan? Referring to the provisions of Companies Act 2013 advise the company। Now friends, ये जो क्वेश्चन है ये हमको लेके जा रहा है इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। यस, तो बच्चा लोग डिपॉजिट्स का जो डेफिनेशन है काफी छोटा डेफिनेशन है, नहीं? हाँ वही वो बड़ा वाला, करेक्ट। तो बच्चा लोग उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि इफ कंपनी रिसीव्स एनी अनसिक्योर्ड लोन अमाउंट फ्रॉम प्रमोटर, राइट, बिकॉज डेफिनेशन तो कह रहा था एनी रिसीट ऑफ फंड इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, राइट, एंड देन एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग का बड़ा सा लिस्ट रूल्स में दिया हुआ है। तो उसी में एक पॉइंट है कि अगर कंपनी को पैसा मिलता है अनसिक्योर्ड लोन का उसके प्रमोटर से, तो क्या ये रिसीट ऑफ फंड डिपॉजिट है? तो आंसर इज नो। अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर एज अ अनसिक्योर्ड लोन, तो क्या वो रिसीट ऑफ फंड डिपॉजिट है? नो। अगर कंपनी को पैसा प्रमोटर से या उसके रिलेटिव से या दोनों को मिलाकर अगर पैसा मिल रहा है उनसे, तो फिर वो डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्रमोटर ने पैसा बैंक से बोरो करके कंपनी को दिया है वापस, अगर प्रमोटर ने पैसा बोरो करके कंपनी को दिया है, तो ये पैसा जो कंपनी के पास आया है प्रमोटर से, क्या ये रिसीट ऑफ फंड डिपॉजिट है? तो बच्चा लोग आंसर इज इट डिपेंड्स। मतलब समझो अगर प्रमोटर ने पैसा बोरो किया बैंक से 5 साल के लिए, करेक्ट, एंड कंपनी को दे दिया, तो अगर ये पैसा कंपनी अपने पास होल्ड करके रखता है ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब सिर्फ तभी तक जब तक वो ड्यूरेशन के लिए जिसके लिए लोन लिया था प्रमोटर ने, 5 साल के लिए लोन लिया था प्रमोटर ने, तो कंपनी भी उस पैसे को अपने पास 5 साल के लिए ही होल्ड कर रहा है, नॉट आफ्टर दैट। तो if company is holding money only up to the time when the amount is repaid by the promoter to the bank, प्रमोटर पैसा चुका नहीं देता बैंक को, 5 साल में चुकाएगा ना, सिर्फ तभी तक ये पैसा कंपनी अपने पास होल्ड करके रख रहा है, तो फिर ये डिपॉजिट नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ये पैसा अपने पास होल्ड करके रखता है फॉर अ ड्यूरेशन मोर देन
यस, फॉर अ ड्यूरेशन मोर देन द टाइम लिमिट, मतलब अगर कंपनी अपने पास ये पैसा होल्ड करके रखता है इवन आफ्टर प्रमोटर ने पैसा बैंक को चुका दिया। समझ रहे हो आप? मतलब प्रमोटर ने पैसा चुका दिया 5 साल में, उसके बाद भी क्या कर रहा है, कंपनी अपने पास पैसा होल्ड करके रख रहा है, देन दिस रिसीट ऑफ फंड इज डिपॉजिट, तो फिर ये डिपॉजिट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो बच्चा लोग दैट आपको इसमें समझ में आ गया कि डिपॉजिट्स क्या होता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे बोला है कैन कंपनी एक्सेप्ट अनसिक्योर्ड लोन, तो आंसर इज यस। ठीक है, प्रमोटर से अनसिक्योर्ड लोन ले तो सकता है, तो क्या वो डिपॉजिट है? अभी तक नहीं। What would be your answer if company has repaid in full of its amount of credit facility? Yes, मतलब कंपनी ने क्या किया है, पैसा अगर उतने ही टाइम के लिए होल्ड करके रखा है जितने टाइम के लिए प्रमोटर पैसा चुका नहीं देता, तो वो डिपॉजिट नहीं है। एंड आफ्टर सच रीपेमेंट इफ कंपनी कंटिन्यूज टू होल्ड दिस अनसिक्योर्ड लोन, मतलब अगर कंपनी पैसे को होल्ड करके रखता है इवन आफ्टर द प्रमोटर हैज रीपेड द मनी, तो फिर वो डिपॉजिट है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये था आपका इसका आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, वो आ रहा है दिसंबर 2020 पेपर से। यस, ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट, आप देख रहे हो वहां पे दिया हुआ है 31 मार्च 2019 तक। पेड अप शेयर कैपिटल इज 150 करोड़, फ्री रिजर्व्स इज 50 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 20 करोड़, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज 10 करोड़। Company has not accepted any deposits as of now, and the board of directors want to know what is the maximum amount which company can accept by the way of deposits from members and public. Advise the company. तो फ्रेंड्स आपको पता है, पहली बात तो यहाँ पे बोला है कंपनी कितना पैसा ले सकता है किससे, मेंबर से, एंड कितना पैसा ले सकता है पब्लिक से। अभी जब भी कंपनी का पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने का क्वेश्चन अराइज होता है, तो कौन सी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है डिपॉजिट्स के नाम पे? तो ओनली वन, दैट इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कौन से कंपनी को हम एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोलते हैं? वही कंपनी जिसका नेट वर्थ इज नॉट लेस देन 100 करोड़ और जिसका टर्नओवर इज नॉट लेस देन 500 करोड़। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ दैट कंपनी इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो सिर्फ वही कंपनी क्या कर सकता है, पैसा जो है वो पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकता है इन द नेम ऑफ डिपॉजिट। यहां पे पूछा है कंपनी का, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे स्टेटमेंट इज गिवन एंड आपको बताना है कितना पैसा एक्सेप्ट होगा मेंबर से और कितना पैसा एक्सेप्ट होगा पब्लिक से। तो बताओ मेंबर से कितना एक्सेप्ट कर सकता है? तो मेंबर से एक्सेप्ट कर सकता है, देखो टोटल पता है कितना है, टोटल इज 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, लेकिन वो 35% में से कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकता है मेंबर से और कितना पैसा एक्सेप्ट कर सकता है पब्लिक से, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मेंबर से एक्सेप्ट कितना कर सकता है? 10% एंड पब्लिक से कितना? 25%। गेटिंग द पॉइंट? यस। तो बच्चा लोग दैट इज टोटल 35%, बट 10% फ्रॉम मेंबर्स एंड 25% फ्रॉम पब्लिक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो 10% किसका है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिसंबर 22। ओहो, ये तो रीसेंट एग्जाम हो गया। यस, रिसेंटली खत्म हुआ ये। तो बच्चा लोग यस, ये देखिए लास्ट जो एग्जाम गया उसमें ये क्वेश्चन आया था फॉर 5 मार्क्स। क्या पूछा है देखते हैं। यहाँ पे बोला है ए बी लिमिटेड हुज नेट वर्थ इज ऑफ 51 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ 400 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, intends to accept deposits from general public. In this scenario, answer the following questions as per the provisions of Companies Act 2013. लेट्स सी क्या क्वेश्चन इधर पूछा है। हमने देखा यहाँ पे कंपनी का नेटवर्थ कितना है बच्चा लोग, 51 करोड़ ही है। एनुअल टर्नओवर इस कितना, 400 करोड़ ही है। मतलब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये कंपनी ए बी लिमिटेड लिखा है सिर्फ, मतलब ये पब्लिक कंपनी है। लेकिन ये पब्लिक कंपनी का आप नेटवर्थ और टर्नओवर अगर आप देखो तो वो लिमिट जो है एलिजिबल कंपनी का वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब दिस इज नॉट अ एलिजिबल कंपनी। करेक्ट। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। लेट्स गो। फर्स्ट वन इज हाउ मच amount of deposit could be accepted by AB Limited from general public. जनरल पब्लिक से कितना पैसा ये एक्सेप्ट कर सकता है।
तो फ्रेंड्स एज यू नो, एलिजिबल कंपनी अगर है तो ही वो जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सकता है। यहां पे इन द गिवन क्वेश्चन AB लिमिटेड इज नॉट सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इसीलिए वो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर आपको समझ गया, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। देन if AB Limited is an eligible company from accepting deposits and could not pass a special resolution of its members, what other options are available to the company to borrow funds beyond the limit prescribed under section 180 of the act? तो अगेन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही अलग वे में जा रहा है। यहाँ पे AB Limited रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, देयरफॉर वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। गेटिंग द पॉइंट? यस, ये अगेन आपको इसमें सिर्फ इतना बताना है कि वो जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एलिजिबल नहीं है। थर्ड वन इज, एज एन एलिजिबल कंपनी फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, व्हाट आर द फॉर्म्स नीड टू बी फाइल्ड विद बाय द कंपनी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिपॉजिट्स अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, एलिजिबल कंपनी जो होती है उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आपको आरओसी के पास उसे भेजना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ या ना? एक बार रजिस्टर हो गया आरओसी के पास, फिर उस रजिस्ट्रेशन की एक वैलिडिटी होती है, राइट? तो आपको वैलिडिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो प्रोस्पेक्टस आपने भेजा, दैट हैज टू बी इन द नेम ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नाम से होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, करेक्ट? यस, फिर अपन ने पढ़ा था कि उसका वेबसाइट पर भी उसका एक कॉपी अपलोड होगा, कंपनी के वेबसाइट पर भी, राइट? देन आता है हाउ मच क्वांटम ऑफ मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट फॉर डिपॉजिट्स मैच्योरिंग ईच ईयर। यस, मतलब डिपॉजिट्स का कितना क्वांटिटी का अमाउंट अपने को अलग से अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये बात क्या है बच्चा लोग, ये पॉइंट अपन को लेके जा रहा है, इफ यू रिमेंबर, कि कंपनी को ऑन और बिफोर एवरी 30th of April, yes, at least 20% of the deposits getting matured in the next financial year, क्या करना पड़ता है कंपनी को उतना पैसा? एटलीस्ट 20% ऑफ द डिपॉजिट्स गेटिंग मैच्योर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, कंपनी को वो पैसा 20% एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन करके स्केड्यूल्ड बैंक में जमा करना पड़ेगा। यस, सो कितना अमाउंट हमें साइड में रखना होता है ताकि वो पैसा किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हो। तो वो कितना पैसा है? तो इट इज एटलीस्ट 20% ऑफ द डिपॉजिट्स गेटिंग मैच्योर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। सो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर लिखा है, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ डिपॉजिट का रिसीट फॉर मनी एक्सेप्टेड? तो आंसर इज यस। जैसे ही कंपनी क्या करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, पैसा एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए कंपनी इशू करता है डिपॉजिट का एक रिसीट। यस, तो वो रिसीट जो है वो कितने टाइम में कंपनी को इशू करना पड़ता है? तो कंपनी हैव टू इशू द डिपॉजिट का रिसीट विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज। यस, 21 डेज के अंदर अंदर कंपनी को वो इशू करना होता है, राइट? सो दैट इज द आंसर फॉर योर फिफ्थ क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ये रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन था, 5 मार्क के लिए 5 क्वेश्चंस, गेटिंग द पॉइंट, वेरी सिंपल। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। मेनी मोर वीडियोज आर कमिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज का सवाल कीप सॉल्विंग। बाय बाय।